अपन ना लास्ट टाइम अपन डाल्टन्स लॉ पढ़ रहे थे और कल मैंने आपको ह्यूमिडिटी पढ़ाया था और वेपर प्रेशर। उसका एप्लीकेशन भी अपन को मिल जाता है कि भाई अगर अपन को एक कल हमने पढ़ तो लिया था बट एप्लीकेशन में अपन ने ज्यादा कुछ नहीं किया था। कभी कभी अपन को ऐसे गिवन होता है कि भाई हमारे पास ऐसे वेसल गिवन है, इसमें टेम्परेचर गिवन है मुझे 300 केल्विन और प्रेशर गिवन है मुझे दैट इज ठीक है, सपोज करते हैं अपन ऐसे 1 एटमॉस्फेयर और मुझे बताया गया कि इसके अंदर नाइट्रोजन है और थोड़ा सा वाटर के बने, ठीक है, H2O के बने मुझे ऐसे लिक्विड, और लिक्विड होगा तो हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, बिल्कुल पता है ये गिवन मुझे। फिर मुझे कहा गया इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is at 300 Kelvin that is 24 millimeter of mercury at 300 Kelvin. Calculate volume of the vessel. Volume of vessel. तो अपन क्या करेंगे? तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना टेम्परेचर तो पूरे कंटेनर का होगा, वॉल्यूम भी पूरे कंटेनर का होगा, इसका और इसका अलग वॉल्यूम नहीं हो सकता। तो अगर आप कहोगे इसका वेपर प्रेशर 24 mm है तो इसका प्रेशर जो होगा, इसका प्रेशर अपन को गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, तो इसका प्रेशर कितना होगा? तो अपन कहेंगे भाई इसका प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे दैट इज 760 माइनस 24 हो जाएगा, ये इसका प्रेशर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हो जाएगा। ये mm में लिख लिया मैंने, mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे गिवन है कि इसके मोल्स, जैसे सपोज करते हैं अपन को कोई मोल्स, इसके मोल्स गिवन है मुझे, इसके मोल्स 0.2 है और इसके मोल्स मुझे गिवन है इसके अंदर सपोज, बस इतना ही गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं था। तो अपन कहेंगे ठीक है, आपने मुझे एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 0.2 moles of N2 is present with small amount of water, ठीक है। मैं एक बार उधर लिख भी देता हूं कि इन अ वेसल है ना 0.2 moles of N2 is present with water, is present with small amount of water, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ H2, ये मुझे क्या है, राइट, द of water at 300 Kelvin and 1 atmosphere pressure, ठीक है। इफ अपन को गिवन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वेसल if vapor pressure of water is 24 mm at 300 Kelvin, ये अपना क्वेश्चन था, उसी को मैंने थोड़ा बना के दिखाया आपको। तो अपन को एक बात पता था, अगर आपने मुझे टोटल प्रेशर दे रखा है तो टोटल प्रेशर का मतलब तो ये हो गया भाई प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2O, ये आपने मुझे दे रखा था कितना 760, 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है। आपने कहा इसमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है 24 mm, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ऑफ N2 अपने पास 760 माइनस 24 आ जाएगा। अब मैं एक बात पता था कि दोनों के लिए आप चाहे N2 लिखो या H2O लिखो, दोनों के लिए वॉल्यूम ऑफ द वेसल ही रहेगा। अगर दोनों के लिए वॉल्यूम ऑफ द वेसल है तो ठीक है, हमें N2 का सारा डाटा गिवन है, N2 का प्रेशर गिवन है, N2 के लिए वॉल्यूम अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, N2 के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, R तो कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है फॉर द कंटेनर। N2 का प्रेशर मुझे गिवन है 760 माइनस 24, तो अपन क्या लिखेंगे 736 लिख देते हैं, डिवाइड बाय 760, वो प्रेशर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है,
तो वॉल्यूम तो दोनों में से किसी के लिए भी कैलकुलेट करो, एक ही बात है। नंबर ऑफ मोल्स मुझे H2O के नहीं गिवन थे, इसलिए मैं H2O के लिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स इसके गिवन नहीं होंगे तो मैं PV इक्वल टू nRT में नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखूंगा, तो मैं 0.2 ले लूंगा। R का वैल्यू क्योंकि इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए मैं 1/12 लिखूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 300 से, आई विल गेट द आंसर। ये जो वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम N2 का भी होगा और ये वॉल्यूम H2O का भी होगा, दोनों के लिए वॉल्यूम एक ही होगा, जो हमने डाल्टन्स लॉ में सीखा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन से कि भाई कुछ डाटा इसका दिया है, कुछ डाटा इसका दिया है, उसके बाद फिर आपको चूज करना है कि मैं किसके बेसिस पे वॉल्यूम कैलकुलेट करूं। तो डाल्टन्स लॉ फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशंस, तो वी आर एबल टू कैलकुलेट कैसे अपन को बताना है वॉल्यूम कैलकुलेशंस। तो दैट इज डाल्टन्स लॉ जो अपन ने कल पढ़ा हुआ था। अब हम एक लॉ और पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ of diffusion or effusion of gases. Diffusion or effusion of gases बोलते हैं अपन इसे, effusion of gases, Graham's law of diffusion or effusion of gases। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है अपन को। इसके लिए वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। ये 4 और ये 100 मतलब सीधा 25 करता हूं मैं, तो 25 इंटू 0.2 वॉल्यूम आ गया आपका। 25 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय कितना है अपने पास, दैट इज 736 और मल्टीप्लाई बाय 760, तो अपन कैलकुलेट करके बता देंगे। 730 और 7 इसको कैंसिल करेंगे तो इट विल बी ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये पॉइंट 25 इंटू 0.2 अपने पास आ जाएगा 50 और 5 आ जाएगा, और 5 इंटू 760, सो 760 दैट विल बी ऑलमोस्ट 5.2 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा वॉल्यूम लीटर्स, 5.2 लीटर्स। ऐसे अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका लीटर्स में वॉल्यूम आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अगर कोशिश करो कि जब भी आप गैसियस स्टेट ऑनवर्ड्स चैप्टर सॉल्व करोगे ना, आप थोड़ा सा डायग्राम टाइप बना लो, क्योंकि अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसमें अपन को न्यूमेरिकल डाटा और कंसेप्ट भी यूज करना होगा। सो आप डायग्राम बना लोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा आपको करना क्या है, ठीक है। अब पहले अपन ये देखते हैं कि आपने लिखा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि अगर मान लो मैं दोनों चीजें आपको एक साथ बता देता हूं। मेरे पास अगर कोई परफ्यूम का बॉटल है, मैंने एक परफ्यूम का बॉटल है ना, परफ्यूम का एक बॉटल है, और उस परफ्यूम के बॉटल से अपन को पता है जब मैंने उसको ओपन किया तो ऑब्वियस सी बात है परफ्यूम बाहर निकलेगा। तो अगर रूम में ओपन करेंगे तो पूरे रूम में वो मिक्स हो जाएगा। तो इस रूम में ना इधर परफ्यूम होगा और परफ्यूम के साथ O2 N2 मतलब एयर भी होगा, ये सारा पार्ट होगा वहां पे, O2 भी होगा N2 भी होगा। तो ये परफ्यूम एयर के साथ होमोजेनियसली मिक्स हो जाएगा, ये सेपरेट नहीं हो सकता। जैसे एयर में O2 और N2 होमोजेनियसली मिक्सड होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। सो अगर किसी गैस को हम रूम में फिल करेंगे या रूम में परफ्यूम बॉटल ओपन करेंगे तो वो होमोजेनियसली मिक्स हो जाएगा पूरे रूम में। हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं वो परफ्यूम के बॉटल के आसपास ही रहेगा, वो कॉर्नर में नहीं जाएगा, वो सभी जगह जाएगा, बिकॉज द गैसेस हैव अ प्रॉपर्टी टू ट्रैवल एंड टू डिफ्यूज विद अदर गैस होमोजीनियसली। ऐसे भी नहीं होगा कि नहीं इस पार्ट रूम के इस पार्ट में वो ज्यादा होगा दूसरे पार्ट में कम होगा, नहीं। अगर अपन कहेंगे व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय परफ्यूम इन द रूम, तो अपन कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द रूम। व्हाट जैसे अपन एयर में बोलते हैं भाई किसी भी वेसल में, मतलब अगर रूम में किसी भी रूम में अगर वहां पर एयर है तो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई ऑक्सीजन करेगा वही वॉल्यूम नाइट्रोजन भी करेगा। तो अगर परफ्यूम होमोजेनियसली मिक्स कर रहा है रूम में, इसका मतलब है वही
वॉल्यूम, रूम का वॉल्यूम परफ्यूम के लिए भी होता है। सो डिफ्यूजन जो होता है ना, ठीक है ना, वो होता है द इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, द इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, property of gases, intermixing property of gases is called diffusion. Gases, intermixing property of gases homogeneously है, homogeneously is called right diffusion. अब अपन diffusion की बात करेंगे। दोनों में हालांकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस दोनों का बोलने का तरीका अलग अलग है। अदरवाइज विल से दैट हमारे लिए तो दोनों ही केस में भाई कोई भी अगर परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे तो पूरे रूम में ट्रेवल करेंगे ना, उनका कोई स्पीड भी होगा। इफ्यूजन का मतलब है when the perfume vapors are coming out, because यहां पर परफ्यूम का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो परफ्यूम के, क्योंकि यहां पर वेपराइज हो रहा होगा, ये परफ्यूम जो लिक्विड है वो वेपराइज हो रहा होगा सरफेस से, ये वेपराइज हो रहा होगा तो ये यहां पर प्रेशर ज्यादा जनरेट हो रहा होगा। तो एक तरीके से ये हो जाएगा कि एनी डिफ्यूजन ऑफ गैस, एनी रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ गैस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, यहां पर प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा ड्यू टू द वेपराइजेशन। तो यहां से जो होगा गैस ट्रैवल करेगा फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां प्रेशर कम होगा, तो ये इफ्यूज होगा। तो द रेट ऑफ ट्रैवल ऑफ अ गैस थ्रू द होल, या आप कह सकते हो लीकेज ऑफ अ गैस थ्रू द होल इज कॉल्ड इफ्यूजन प्रॉपर्टी। तो the rate of travel of gas, that is the rate of travel of a gas from high pressure to low pressure through the hole is called diffusion property. तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका मतलब है आप मुझसे ये बोल रहे हो कि अगर मेरे पास घर में जो कुकिंग सिलेंडर होता है ना, घर में जो कुकिंग सिलेंडर होता है ना, तो अब जब आप इस गैस को यूज करोगे, जब आप इस गैस को यूज करोगे तो क्या होगा, तो अपन कहेंगे गैस को यूज करोगे तो ये अपने आप ही बाहर आ जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, राइट। तो जब अपन इसे प्रेशर डिफरेंस से इसे बाहर लेके आएंगे तो ऑब्वियस बात है थ्रू द होल होगा। तो अपन क्या करेंगे, दैट विल बी कि भाई इसमें फिर तो ये इफ्यूजन प्रॉपर्टी होगी बिकॉज हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रहा है। देन अगर कभी कभी गैस का लीकेज होता है तो वो क्या होता है, हमको गैस का स्मेल आता है। स्मेल क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ गैस। वो गैस जैसे ही बाहर आएगा, अगर थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो गैस का डिफ्यूजन होगा, वो मिक्स होगा होमोजेनियसली विद द एयर, तो हमें उसका स्मेल। So that mixing of gas, that is called a butane, और नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर, जो कुकिंग गैस के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, दैट इज नॉर्मल ब्यूटेन। सो जब वो बाहर आएगा, तो जब ये बाहर आ रहा था तो अपन ने कहा कि फ्यूजन प्रॉपर्टी है, और जब वो मिक्स हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। तो बाहर आने को अपन बोलेंगे द लीकेज ऑफ गैस थ्रू द होल, through the hole is called diffusion process. दोनों ही केस में ये आपने कहा लीकेज, उसमें भी ट्रेवल कर रहा था गैस, और इसमें भी डिफ्यूज मतलब इसमें भी मिक्स होने के लिए ट्रेवल कर रहा था गैस। तो व्हाट ग्राम सेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन हो, सो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ, the rate of effusion or diffusion of gas, the rate of diffusion or refusal or effusion of gas is inversely proportional to the square root of density, is inversely proportional to the square root of the density of gas, square root of
density of gas. That is by definition. You know that what is diffusion, what is diffusion. So a rate of effusion or diffusion, ठीक है? So rate of effusion or diffusion of gas, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, will be inversely proportional to the under root of density of gas. So in short, I can write that rate will be inversely proportional to the density, root of density of the gas. So if I read that, मैं क्या कर सकता हूं कि डेंसिटी को मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, और सो rate of effusion or diffusion of gas is inversely proportional to the under root of molecular weight of the gas, molecular mass of gas. It means that we are going to write that a rate will be inversely proportional to molecular mass ले लेते हैं, or I can write that rate will be equal to k into k root of molecular weight, ऐसे लिख सकते हैं. K is a constant, the proportionality constant. अब अपन कहेंगे आप डेंसिटी ऑफ गैस को मॉलिक्यूलर मास कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इफ यू राइट दैट, ये अलग पार्ट होगा है, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, पर बस इस पार्ट को याद रखते हैं, उससे जरूरत नहीं होगा. बस मैं एक बात बता देता हूं कि अपन अब डेंसिटी ऑफ गैस को मॉलिक्यूलर मास से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं. एक्चुअली डेंसिटी ऑफ एनी गैस, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस से, दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय 2. ये आपको ऐसे भी लिख सकता हूं, density of any gas divided by density of hydrogen gas is vapor density. तो अपन कहेंगे वो कैसे, तो वो लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेता हूं. अपन को पता है PM इज इक्वल टू DRT होता है, PM इज इक्वल टू DRT होता है, मतलब D विल बी इक्वल टू PM अपॉन RT. प्रेशर ऑफ गैस, molecular weight of gas divided by RT. यहां पर लिख लेता हूं प्रेशर ऑफ H2, molecular mass of H2 divided by RT. Inside the vessel the pressure remain constant. जब हम डिफ्यूजन एफ्यूजन पढ़ते हैं उस मोमेंट पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है. एक ही वेसल में H2 भी है और गैस भी है, तो अलग अलग प्रेशर नहीं हो सकता, दोनों का सम ऑफ द प्रेशर इज द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन लिखा ना आपने, या तो मेंशन किया, तो मैं मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा. क्या है मेरे पास, मॉलिक्यूलर मास बाय 2. मतलब किसी भी गैस के डेंसिटी को अगर हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से डिवाइड करो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो दैट बिकम्स वेपर डेंसिटी, मतलब मॉलिक्यूलर मास बाय 2. तो मैंने क्या किया, आई गॉट अ मॉलिक्यूलर मास बाय 2, तो मैंने इसको लिखा वेपर डेंसिटी. कैसे, तो अपन को पता है वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट. तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, या आप सीधा लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी लिख सकते हो. इसका मतलब ये हुआ कि मैंने डेंसिटी ऑफ द गैस को
हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से डिवाइड किया तो वो क्या बन गया होगा, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी बन गया होगा। और उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया 2 से, वेपर डेंसिटी को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मॉलिक्यूलर मास। अब वो कांस्टेंट मैं अज्यूम कर लेता हूं इस की में, जो 2 था वो के में है अपने पास। तो मैं इस डेंसिटी को, डेंसिटी ऑफ द गैस को क्या लिख सकता हूं, सीधा वेपर डेंसिटी अज्यूम कर सकता हूं, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो मैंने यहां पर मॉलिक्यूलर मास लिखा, और जो 2 इसमें था रूट ऑफ m by 2, 2 को मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में ले लिया। आई गॉट दैट। करेक्ट। तो फिर मॉलिक्यूलर मास से, अब मॉलिक्यूलर मास से कोरिलेट करना हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि हमें सारे गैसेस के मॉलिक्यूलर मासेस पता है। वो कैसे? तो अपन कहेंगे देखो भाई, मुझे ये पता है कि हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस है, इसका मास डबल होता है इससे। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, होना ही चाहिए। भाई जो मोटा आदमी होगा वो धीरे ही चलेगा ना, जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन कम होगा। इसका मतलब है मुझे सीधा सीधा ये देखना है कि गैस आप कोई भी दे दो, दोनों में से जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ ट्रेवल कम होगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस इन पर यूनिट ऑफ टाइम विल बी लेस, अगर मास ज्यादा है तो वो तो हम कभी भूल नहीं सकते। भाई हर एक गैस का डेंसिटी थोड़ी अपन निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन अपन को ये पता रहेगा जिस गैस का मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, जिस गैस का मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी वेट पे डिपेंड करता है ना। सो अब हमारे लिए बड़ा इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, सपोज वी हैव गैस 1 एंड गैस 2, राइट ना, वी हैव 2 गैसेस। अगर मेरे पास 2 गैसेस है, सपोज वी हैव 2 गैसेस 1 and 2 in a vessel, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक गैस के लिए R1 ले लेते हैं और M1 ले लेते हैं। देन फॉर दीज अपन इन गैसेस के लिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक गैस के लिए R1 इज इक्वल टू K upon root of M1 and R2 will be equal to K upon root of M2। तो जब भी हमें पढ़ना होगा हमें रेट, रिलेटिव रेट पढ़ना होगा कि भाई इसका रेट क्या है इसके रिस्पेक्ट में, तो डिवाइड कर लो। सो R1 अपॉन R2 मतलब गैस 1 का रेट ऑफ डिफ्यूजन अपॉन गैस 2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1। मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो दो गैसेस का जो रेट रेशियो होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन रेशियो, दैट विल बी रिलेटेड लाइक दिस। अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने के लिए। फिर अगर आप मुझे गैस दे दो तो मुझे पहले से पता है कैसे, मुझे रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास ही तो लेना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या तो आप मुझे मॉलिक्यूलर मास दे दो या फिर मुझे डेंसिटी दे दो, तब भी मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। डेंसिटी से भी वो कोरिलेटेड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डेंसिटी ऑफ द गैस, वैसे तो ग्राम्स ने उनको डेंसिटी से ही बताया था, हमने डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास लिख लिया कैलकुलेशंस के लिए, बिकॉज दैट इज इजी फॉर अस। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करके बता सकते हैं व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन ऑफ गैस। हमें डिफ्यूजन मिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैस होता है होमोजेनियसली, डिफ्यूजन रेट ऑफ ट्रैवल ऑफ गैस, मतलब दोनों ही केस में ट्रैवल तो गैस को करना ही है। इसलिए आप मुझसे फ्यूजन की बात करो या डिफ्यूजन की बात करो, सॉल्व में क्वेश्चन ऐसे ही करूंगा, बट दोनों के कंसेप्ट मुझे पता है, आप दोनों किस कंडीशन में क्या कंसेप्ट बताते हो। आई गॉट द डेफिनेशन ऑल्सो, कि मुझे डेफिनेशन क्या लिखना है। बाय डेफिनेशन व्हाट इज द ग्राम्स लॉ, वी नो दैट।
अब अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल में अपन कहेंगे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ rate of diffusion of CH4 with respect to helium gas. CH4 is a methane gas with respect to helium gas. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, we know the molecular masses, आपने सिर्फ रेशियो पूछा ना डिफ्यूजन का, मतलब रेशियो पूछा है तो रेट ऑफ हीलियम divided by rate of CH4, that will be equal to under root of molecular mass of CH4 divided by molecular mass of helium. तो अपन क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ अच्छा अपन को CH4 चाहिए, तो अब इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई किसके रिस्पेक्ट में किसको कैलकुलेट करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH4 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीलियम will be equal to under root of molecular mass of helium divided by molecular mass of CH4. तो अपन को ये वाला पूछा है, ये वाला नहीं पूछा है। वैसे रेशियो था, कोई भी कैलकुलेट करके बता दो, हमें तो किसके रिस्पेक्ट में क्या है वो बताना है। बट कभी कभी क्या होता है ना, आंसर ऐसे भी गिवन होता है 1:2 और 2:1। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है तो फिर वो अपन को बताना पड़ता है। उसमें फिर अपन गलत भी कर सकते हैं कि एक ऑप्शन में अपन को गिवन है ये, एक ऑप्शन में गिवन है ये, अपन ने निकाला ये है और पूछा अपन से ये है, तो फिर अपन गड़बड़ कर सकते हैं। तो वो अपन को देखना होता है कि आपने CH4 के रिस्पेक्ट में हीलियम पूछा है, तो ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको अपन कैलकुलेट करना है, इस वाले को, तो इसको कैलकुलेट करना है अपन को, तो विल राइट दैट रेट ऑफ CH4 divided by, we can write that rate of helium. Molecular mass of helium is 4 and the CH4 is 16. So that is 1/4. 1/4 का root लूंगा तो 1/2. That is equal to 1/2. We got the ratio. What will be the ratio? Root of 1/4 हो जाएगा अपने पास, इसको डिवाइड करते हैं, we'll get that. वो कैलकुलेशन आप कर लो। So अपना आंसर 1:2 आता। अगर इससे कैलकुलेट करते तो 2:1 आता। So हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमने पूछा क्या है। ठीक है, ये तो बड़ा इजी हो गया अपने लिए भाई, मॉलिक्यूलर मासेस से ही तो कोरिलेट करना है, कर दूं। बट इसमें और भी बहुत सारा पार्ट होता है, अब इसकी बात करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस और इफ्यूजन ऑफ गैस है ना, rate of diffusion or effusion of gas will be equal to the number of moles of gas effused, number of moles of gas effused or diffused divided by the time taken. उस इफ्यूजन और डिफ्यूजन के लिए कितना टाइम, तो नंबर ऑफ मोल्स को अपन n से डिनोट कर देते हैं और टाइम को t से डिनोट कर लेते हैं। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड और डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। एक ही बात है, आप मोल्स लिखो या वॉल्यूम लिखो, बिकॉज प्रेशर एंड टेम्परेचर तो आपने कांस्टेंट कहा था, P एंड T इज कांस्टेंट ना, तभी तो अपन ने कैंसिल किया था। सो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आप वॉल्यूम लिखो या मोल्स लिखो, हमारे लिए एक ही बात है। तो मैं इसको N/T को V/T जैसे भी लिख सकता हूं, ऐसे रेट के लिए। So I can say that the rate can be either you can write N/T, that is number of moles of gas effused or diffused divided by the time taken, or you can write rate can be V/T. So V is the volume then, the volume of gas effused or diffused divided by the time taken.
तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, व्हाट वी रिक्वायर्ड इज, अगर मेरे पास एक ही गैस है तो उसमें तो रिलेटिव रेट अगर कैलकुलेट करना है तो वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इफ यूज्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। जैसे सपोज कर लेते हैं मेरे पास N2 गैस है। अब N2 गैस के लिए इफ यूज करना है तो ये गैस डिफ्यूज और रिफ्यूज होगा, तो इफ्यूज होगा तो बाहर आएगा गैस। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है आपने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज्ड और डिफ्यूज, मतलब जो बाहर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द रेट। So this divided by T will be the rate of diffusion of or effusion of nitrogen gas. जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाहर आ गए दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो हमें इससे क्या करना है, तो अपन कहेंगे देखो, इफ यू राइट फॉर द टू गैसेस, फॉर टू गैसेस अपन लिखेंगे R1 upon R2 will be equal to under root of M2 upon M1। मैं R1 upon R2 को इनके टर्म्स में भी लिख सकता हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, R1 को लिख सकता हूं N1 upon T1, चलेगा ना, ऐसे लिखेंगे तो अपन को दिख तो रहा है। N1 upon T1 मैं ऐसे लिखना चाहता था, N2 upon T2 that will be equal to under root of M2 upon M1। एक ही बात है, आप लिखो N1 upon T1 मल्टीप्लाई बाय T2 upon N1, एक ही बात है। तो मैंने इसको ना R1 को N1 upon T1 लिखा, R2 को मैंने N2 upon T2 लिखा, लेकिन फिर वो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि भाई एक गैस के नंबर ऑफ मोल्स, इसके 2 मोल्स 30 सेकंड्स में इफ्यूज करते हैं, इसके 2 मोल्स 50 सेकंड्स में इफ्यूज करते हैं। ठीक है, 2 मोल्स कैंसिल हो गया तो टाइम डिफरेंट है, बट अगर टाइम सेम है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे टू गैसेस के, बिकॉज अगर उनके मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है तो ऑब्वियसली बात है, वी नो दैट। तो अपन फिर कैलकुलेट कर लेंगे, अपन इसमें लिख सकते हैं दैट इज N1 upon T1 into T2 upon N2 is equal to under root of molecular mass of M2 upon M1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, V1 upon T1 into T2 upon V2 is equal to under root of M2 upon M1, ये लिख सकते हैं। We can write like this, in terms of वॉल्यूम भी ले सकते हैं अपन, इन टर्म्स ऑफ मोल भी ले सकते हैं अपन, बस हमें ये बताओ क्वेश्चन में क्या देना है, हम उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब अगर मान लो अपने पास एक एग्जांपल गिवन है, वैसे लिखा तो अपन एग्जांपल भी ले लेते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने और मुझे गिवन है 20 ml of CH4 diffused in 10 seconds, whereas same volume of SO3, right now, so same volume of, ठीक है मैं ऐसे कर लेता हूं, to diffuse same volume of SO3, how much time is required? Time is required, ये क्वेश्चन क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मुझे ऐसे लिख लेता हूं क्योंकि मतलब
पहले अपन जो डाटा गिवन है वो लिखे, ये अपन को गिवन है एक गैस आपने CH4 लिया हुआ है, एक SO3 लिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को पता है रेट ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ SO3, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। हमसे रेट को किसके टर्म में लिखना है अपन को, वॉल्यूम और टाइम के टर्म में, क्योंकि मुझे अब टाइम कैलकुलेट करना है किसके लिए, SO3 के लिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, रेट मतलब अब अपन का वॉल्यूम ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ CH4 into time of SO3 divided by volume of SO3, that will be equal to under root of molecular mass of SO3 divided by molecular mass of CH4। टाइम फॉर वॉल्यूम ऑफ CH4 इज कितना 20 और टाइम कितना 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ SO3 मुझे कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम कितना वो 20 गिवन है मुझे, इनटू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 कितना 80 और ये 60। करेक्ट, क्या करें अपन, तो कैंसिल हो गया अपने पास, EB5 से कैंसिल हो जाएगा, √5 आ गया। So T of SO3 will be 10√5. That will be equal to 10√5. So we got that. मतलब इसमें कैलकुलेशन में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, T of SO3 will be equal to 10 into √5। लो भाई आपका आंसर आ गया, and that is the seconds it will take, 10√5 seconds। You got it right now, how to correlate the volume and time or moles and time। तो अपन को क्वेश्चन में क्या करना, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप मुझे आंसर बताओगे, ठीक है, आप मुझे आंसर बताओगे। एक क्वेश्चन आप बताओ, 20 ml of SO3 diffuse in 30 seconds, whereas same volume of unknown gas diffused in or diffused in 60 seconds, calculate molecular weight of gas। मेरे पास एक अननोन गैस है जो मुझे नहीं पता ये कौन सा गैस होगा, लेकिन मुझे उसका डिफ्यूजन पता है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करें, Prim's लॉ ऑफ डिफ्यूजन से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अननोन गैस को अपन x ले लेते हैं, अब लिखो रेट ऑफ अननोन गैस, या पहले SO3 लिख लो, वो अपन को गिवन है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ अननोन गैस, molecular weight of unknown gas, molecular mass of SO3। सब्स्टिट्यूट करो और बताओ आंसर कितना आएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे और बताएंगे आंसर कितना आएगा।
320 आया, एक आंसर आया अपने पास और वो 320 है। देखो भाई सही है, सबका 320 आ रहा है क्या? वॉल्यूम ऑफ SO3 20 गिवन है मुझे और टाइम उसका 30 सेकंड्स गिवन है मुझे। इसका टाइम अपन को 60 सेकंड्स गिवन है मुझे और इसका वॉल्यूम 20 गिवन है मुझे। राइट ना? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस कैलकुलेट करना है अपन को और इसका मॉलिक्यूलर मास 80। ठीक है, चलो देखते हैं। ये तो कैंसिल हो गया, इसको हटा देते हैं ट्वाइस ना। अब अपने पास बच गया क्या? 2 will be equal to under root of molecular mass of unknown gas divided by 80. तो this will be equal to 2 square is equal to molecular mass of unknown gas divided by 80 आया अपने पास। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो molecular mass of unknown gas will be equal to 4 into 80। ये आया भाई अपना आंसर, ये अपना आंसर है बिल्कुल 320 आ रहा है molecular weight of the gas। किसी को डाउट है तो बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बोलो, है ना? अगर किसी को डाउट है तो बोलो। एवरीबडी गॉट इट ना? तो किसी को डाउट नहीं तो वी गॉट इट कि भाई कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ठीक है, अगर अपन को समझ में आया तो अपन एक काम और करते हैं। रेट ऑफ ट्रेवल का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द गैस। तो अपन इसको इस टाइप से भी तो क्वेश्चन में फ्रेम कर सकते हैं कि मान लेते हैं अपने पास एक बड़ा सा ग्लास ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, और इसका लेंथ अपन ने एज्यूम कर लिया 100 सेंटीमीटर। एक ग्लास ट्यूब है और इसका लेंथ अपन को पता है, लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब ऐसे ले लेते हैं। दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, कॉटन प्लग लगा देते हैं इसमें। और अपन से कहा गया कि एक तरफ से मैं अमोनिया को पास करता हूं एट 1 एटमॉस्फेयर और दूसरी तरफ से मैं HCl को पास करता हूं एट 1 एटमॉस्फेयर। अब हमको गिवन था, गिवन when NH3 reacts with HCl it forms NH4Cl और NH4Cl जो होता है ना वो व्हाइट फ्यूम्स होता है, व्हाइट फ्यूम्स होता है। वो NH4Cl इज कैन बी इजीली सब्लिमाइज ना, तो वो व्हाइट फ्यूम्स होता है। तो यहां से NH3 आएगा, यहां से HCl आएगा, तो ऑब्वियसली बात है हमें ये बताना है कि जो व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म्स होंगे वो किस डिस्टेंस पे होंगे। व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म्स नियर HCl, नियर NH3 at 50 सेंटीमीटर। नन ऑफ दिस। आंसर क्या लिखो, क्या आंसर बोलूंगा, किसके पास बनना चाहिए, या एग्जैक्टली 50 पे आके बनेगा या बनेगा ही नहीं। व्हाइट फ्यूम्स तो बनेगा, सो डी कैन नॉट बी द आंसर। तो आंसर क्या होना चाहिए अपना? अपन क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5 ग्राम।
इसका मास तो बहुत ज्यादा है ना इसके कंपैरिजन में, इसका मास तो बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये तो धीरे धीरे चलेगा, ये स्पीड से चलेगा। तो फिर व्हाइट फ्यूम कहां बनेंगे? उसके पास जो गैस धीरे चल रहा हो, नियर HCl। भाई इसका मास ऑलमोस्ट हाफ है इसके मास से, वो 36 है, ये 17 है, हाफ ही एज्यूम करें। इसका मतलब इसका स्पीड, रेट ऑफ ट्रेवल उसके कंपैरिजन में डबल होगा। तो अपन क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि जो व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म होंगे वो HCl के आसपास होंगे, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड by NH3 is x centimeter, then by HCl is 100 minus x centimeter, ये हो जाएगा। अब दोनों सेम टाइम के लिए ट्रैवल करेंगे ना, ऐसे तो नहीं होगा कि भाई एक को बंद कर दिया आपने दूसरा, मतलब ऐसे दोनों सेम टाइम के लिए, क्योंकि तो मैं चाहता था मैंने दोनों को एक साथ डिफ्यूज किया और रुक गया, सेम डायरेक्शन। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब रेट ऑफ NH3 विल बी इक्वल टू दैट इज x by the time travel, and rate of HCl will be equal to 100 minus x divided by the time taken for that, t is same। so अपन क्या कर सकते हैं, d of NH3 divided by d of HCl, molecular weight of HCl divided by molecular mass of NH3, molecular weight of NH3, that comes out to be d of NH3 मतलब x by t by 100 minus x under root of 36.5 divide by, we'll write that it is NH3, so 17। So x upon 100 minus x is equal to root of almost 2.2 के आसपास, रूट ऑफ 2 इज 1.414, थोड़ा सा 1.5 के आसपास आ जाएगा। सो अगर ये 1.5 के आसपास आ जाएगा तो x अपॉन 100 माइनस x इज इक्वल टू 1.5। अपन सॉल्व करके बता देंगे, x आ गया। एवरीबॉडी गॉट। तो इस टाइप से क्वेश्चन बोल सकते हैं, या कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि भाई एक परफ्यूम का बॉटल इधर से ओपन किया तो बताओ मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आऊंगा तो वो मैं परफ्यूम के बॉटल को इनहेल कर सकता हूँ, मुझे परफ्यूम का खुशबू आएगा। तो अपन को पता होना चाहिए कि भाई हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं, हम कितना ट्रैवल किया और परफ्यूम का वो कितना ट्रैवल कर रहा है, वो रेट आप मुझे दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो रेट कैसे दोगे आप, मुझे परफ्यूम का मास दोगे और मेरा मास दोगे, अज्यूमिंग कि मैं खुद गैस हूं। उस टाइप से भी अपन को मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन थीम यही रहेगा जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो एक तो इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ठीक है, वी गॉट इट। और देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं अपन से। We have two gases in a container. अच्छा, इसमें एक और चीज लिख सकते हैं, ठीक है, अपन मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और भी मतलब इसमें कंसेप्ट और भी अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन अपन बाद में कर लेंगे, और पहले अपन सारे केसेस देख लेते हैं कितने टाइप से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
if we have two gases in the container, excuse me, in a vessel, अपने पास दो गैसेस है vessel में, अगर अपने पास दो gases है vessel में, we'll write like this, the two gases in the vessel, एक हीलियम गैस है, एक N2 गैस है। अब इसको हटा लेता हूं, ये कंसेप्ट अपने पास है, एक हीलियम गैस है, एक N2 गैस है। अभी हीलियम गैस का भी फ्यूजन करना है मुझे और N2 गैस का भी। जो रेट होता है दैट इज N/T होता है, N is effused number of moles present outside vessel, ये होता है। I just want a clarity, इसलिए मैंने उसको इतना लिखा। अब मुझे क्या गिवन है, इसके नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द वेसल, ये डैश लिख लिया। इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे 4, इसके नंबर ऑफ मोल्स सपोज करते हैं 5 मोल्स के बने, और इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे, मैंने N2 डैश कहा 1 मोल के बने। अब इसके बारे में नहीं सोचते, हम सबको पता है गैसेस मिक्स्ड होमोजेनियसली। अगर ये दोनों वेसल के अंदर है तो ज्यादा अमाउंट किसका है, हीलियम का। कम अमाउंट किसका है, N2 का, राइट। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कहेंगे भाई अगर गैसेस का प्रेशर इनसाइड द वेसल ज्यादा है तो इफ्यूजन भी फास्ट होगा। अगर गैसेस का प्रेशर इनसाइड द वेसल ज्यादा है, इसके मोल्स अपन को ऐसे, भाई अपन ने बाहर के मोल्स की बात तो की, अंदर के मोल्स की बात नहीं की। अब अंदर के मोल्स की तो बात करो, अगर अंदर मोल्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो इफ्यूजन ज्यादा होगा, क्योंकि उतना स्पीड से निकलेगा। अपन को पता है अगर कोई बैलून ज्यादा एयर से फिल्ड है, उसमें प्रिक करो तो गैस बहुत स्पीड से निकलता है शुरू में, लेकिन अगर किसी में पहले से ही प्रेशर एयर कम था, उसमें प्रिक करो, क्या फर्क पड़ने वाला, हमें समझ में भी नहीं आया। दैट इज व्हाट आई मीन। अब अपन अंदर नंबर ऑफ मोल्स लेने की बात करते हैं। मैंने इसको 5 लिया था, इसको 1 लिया था। मैं क्या चाहता हूं, इसको मैं रिवर्स लेना चाहता हूं, इसको 5 ले लो, इसको 1 ले लो। तो मेरा कंसेप्ट फिर मुझे एक थोड़ा सा, क्योंकि जितना मुझे बताना था नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, चलो भाई मान लिया मैंने नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, ये लेके मेरा एक और कंसेप्ट उसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे किया, थोड़ा सा और कंसेप्ट अपना अच्छा हो जाएगा, मतलब और ऐड हो जाएगा। देखते हैं क्या होने वाला है। देख, मान लो ये नहीं गिवन होता हमें, लेकिन पता है ये मिक्सचर में उनको रेशियो 1:5 का रेशियो है। अमाउंट किसका ज्यादा, N2 का। किसका अमाउंट कम है, हीलियम का। तो जब मिक्सचर रिफ्यूज होगा तो ज्यादा कौन रिफ्यूज होगा, N2, उसका अमाउंट ज्यादा है। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो बाहर ज्यादा आएगा। अब तक जो अपन रेट की बात करते आए, वो रेट क्या होता है, बाहर कितना आ गया। अपन क्या कहेंगे, देखो भाई आप मुझसे कह रहे हो कि इसका अमाउंट ज्यादा है, ये बाहर ज्यादा आएगा, लेकिन प्रॉब्लम एक है, इसका मास कम है इसलिए ये ज्यादा बाहर आएगा। आपने बताया तो, जिसका मास कम होता है उसका फ्यूजन ज्यादा होता है, मतलब मास के हिसाब से ये बाहर आना ज्यादा चाहता है, लेकिन अमाउंट के हिसाब से ये ज्यादा बाहर आएगा, इसलिए मैंने वो रेशियो एक्सचेंज किया था। अमाउंट कहता है कि इसको बाहर ज्यादा आना चाहिए, लेकिन मास कहता है कि इसको कम आना चाहिए, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, रेट will be directly proportional to number of moles
of gas inside the vessel. अगर किसी का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है इनसाइड द वेसल तो उसको बाहर भी ज्यादा आना चाहिए. अगर किसी का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है इनसाइड द वेसल तो उसको बाहर भी ज्यादा आना चाहिए. बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट. लेकिन अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वो कम होना चाहिए. फिर तो अपन एक काम और कर सकते हैं. Rate of helium divided by rate of N2 will be equal to हीलियम के रेट से उसके नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. वो इनसाइड द वेसल है. तो फिर अभी जो आप नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे थे वो क्या थे? तो आपने बताया ना, आर को अगर सब्स्टिट्यूट करना है नंबर ऑफ मोल्स और टाइम से तो कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं? वो आर है, इसको लिख सकते हो आप. मैंने वहां पर एन डैश इसलिए तो लिखा. And that will be into molecular weight of N2 क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना molecular mass से डिवाइडेड बाय molecular mass of helium. ये हो जाएगा. मतलब रेट इनसाइड द वेसल जो नंबर ऑफ मोल्स है उससे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड रेट इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज्ड जो बाहर आ गया डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन उस बाहर आने के लिए. ओके, इसका मतलब ये है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं. N of helium divided by T of helium into T of N2 divided by N of N2. बिल्कुल. तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगा तो भी चलेगा. बिल्कुल. तो मैं ऐसे लिख लूं फिर, ये आउटसाइड है मोल्स और N of helium डैश डिवाइडेड बाय N of N2 जो इनसाइड रेशियो था into molecular mass ना, molecular mass of N2 divided by molecular mass of ये था. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब जनरली होगा क्या, अगर एक ही वेसल से दोनों इफ्यूज हो रहे हैं तो ये तो अलग अलग नहीं होता है, सेम ही होता है. ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप 5 मिनट के बाद बोलोगे भाई हीलियम तुम बाहर नहीं आना, इसको ही बाहर आना देना, बस. ऐसा नहीं. तो अपन कहेंगे अगर एक ही वेसल से दोनों इफ्यूज हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दोनों का इफ्यूजन होगा. तो अगर 5 मिनट्स के बाद आप होल को बंद करोगे तो दोनों के लिए बंद हो जाएगा. मतलब दोनों का टाइम जनरली सेम ही रहेगा जनरली. लेकिन मैं अलग अलग भी कर सकता हूं. एक वेसल है जिसमें हीलियम है, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है. एक दूसरा वेसल है जिसमें N2 है, सारी कंडीशन एक जैसे हैं. इसके मोल्स 5 है. इसको मैंने 5 मिनट के बाद बंद कर दिया, इसको मैंने 10 मिनट के बाद बंद किया. हाँ, तो अलग अलग टाइम हो जाएगा. वेसल का वॉल्यूम सेम था तो सारे पार्ट में सेम कर सकता हूं उसको. दैट इज व्हाट आई. तो अगर एक ही वेसल है तो अपन बोल सकते हैं कि भाई फिर वहां मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, अपन बता सकते. ठीक है. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. भाई अपन को इक्वेशन तो मिल गया कि अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं. अच्छा, अब एक बात और है. हमें डाल्टन्स लॉ से ये पता है कि अगर कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो उसकी मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रेशर फ्रैक्शन. तो जो उनका मोल फ्रैक्शन होगा वही उनका प्रेशर फ्रैक्शन होगा. मतलब जो उनके मोल्स का रेशियो होगा वही उसके प्रेशर का भी रेशियो होगा. अगर इसके मोल्स 1:5 है तो इसका प्रेशर भी 1:5 ही रहेगा. इसके 1 मोल है तो लेस नंबर ऑफ मोल्स विल कोलाइड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर टू जनरेट द प्रेशर. इसलिए अपन कहेंगे कि भाई अगर अपने पास ऐसे गिवन है तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेशर के टर्म्स में.
मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R of helium divided by R of N2 is equal to pressure of helium inside the vessel, pressure of N2 inside the vessel, multiply by under root of molecular mass of N2 divided by molecular mass of helium, that is inversely proportional. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकते हैं। सो हमें प्रेशर लिखो या नंबर ऑफ मोल्स लिखो, दोनों से, क्योंकि जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका इफ्यूजन भी ज्यादा होगा, वो ठीक है। तो हमें प्रेशर के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है, जो नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द वेसल का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो, राइट? ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास एक वेसल है और मुझसे कहा गया कि इसके अंदर हीलियम है और CH4 है। इनके अंदर जो रेशियो है ना, दैट इज 1:4। ये मोलर रेशियो था। ठीक है। अब अपन से कहा गया कि इफ व्हाट इज द रेशियो, अपन रेट का ही रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। रेशियो ऑफ रेट ऑफ CH4 with respect to helium, तो अपन कहेंगे ठीक है, CH4 with respect to helium। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द वेसल पे गिवन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डैश इनसाइड वेसल, molecular mass of helium divided by molecular mass of CH4। रूट लिखो या ऐसे 1/2 लिखो, एक ही बात है मान लिए। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आपने ये रेशियो पूछा है, सो दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना गिवन है अपन को, CH4 4/1, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास कितना है 4/60। सो व्हाट आई गॉट इज, ये तो 1/4 हो जाएगा, तो 4/2 हो गया, तो 2/1 हो गया। ये लो भाई अपने पास रेशियो 2/1 का रेशियो, दैट इज द रेशियो। मतलब अगर मुझे इनसाइड द वेसल गिवन है तो मुझे ऐसा डील करना है। ठीक है। अब अपन लिखेंगे, सपोज करते हैं कि गॉट इट ना, इनसाइड द वेसल अगर अपन को गिवन है तो अपन को क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वी गॉट इट। मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन गिवन है। दूसरे क्वेश्चन में ये अपन एक केस और लिख लेते हैं, केस नंबर 4 ऐसे। इफ यू आर गिवन, भाई मोल्स गिवन है तो अपन ने कैलकुलेट किया। इफ यू आर गिवन द वेट रेशियो, गिवन द वेट, अपन उसे मास रेशियो कहेंगे, रेशियो ऑफ गैसेस, of gas inside the vessel, inside the vessel। और वेसल के अंदर अपन को मास रेशियो गिवन है, मतलब मुझे ऐसे गिवन है कि भाई मेरे पास एक वेसल है और उसमें हीलियम गैस है और N2 गैस है, कोई भी गैस ले सकते हैं अपन 1 और 2 की जगह, इसलिए मैं उसमें गैस ही ले लेता हूं।
मुझे गिवन है इसका वेट ऑफ हीलियम, सपोज अपन को गिवन है ऐसे, ये अपने पे पास 1 ग्राम है और वेट ऑफ N2 दैट इज गिवन टू मी, दैट इज सपोज करते हैं अपन 7 ग्राम, ऐसे 7 ग्राम। अब अपन को रेशियो ऑफ इफ्यूजन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रेशियो ऑफ इफ्यूजन। तो पहले तो अपन को लगेगा यार अब वेट का तो आपने कुछ बताया नहीं, तो अपन कहेंगे देखो मेरे पास एक बात गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम 1/4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब ना इसमें मतलब अपन 2 कर देते हैं क्योंकि दोनों के मोल्स एक जैसे आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, मजा नहीं आएगा फिर, दोनों के मोल्स एक जैसे आ गए तो मैं इसको 2/4 कर देता हूँ, 0.5 कर लेते हैं। और मास का डिफरेंस मैंने थोड़ा ज्यादा इसलिए रखा हुआ है कि अपन को पता रहे भैया मास इसका ज्यादा है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट भी तो ज्यादा है, और कोई भी कैलकुलेशन वेट से अपन वैसे तो करते नहीं है, तो अपन डायरेक्टली देखते हैं क्या करना है अपन को। 7/28 आ गया, तो ये 1/4 हो गया और 1/4 का मतलब हो गया 0.25, ये आ गया मोलर रेशियो। अब मोलर रेशियो इनसाइड द वेसल आया अपने पास एन डैश ऑफ हीलियम। पहले अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे लिख लेते हैं, अपन कहेंगे भाई देखो अभी मैंने वेट को देखा ही नहीं, मुझे एक बात पता है, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिवीजन रेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीलियम is equal to under root of molecular weight of helium divided by molecular weight of N2, ये मुझे पता है। अब अगर कुछ इनसाइड द वेसल गिवन है, क्योंकि मैं इनके नो मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ इनसाइड द वेसल, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, ये डैश, ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे पता है, ये फॉर्मूला मुझे पता होता है बस। अपन क्या करेंगे, अगर वेट रेशियो गिवन है तो यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करें, ये नंबर ऑफ मोल्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस, तो मॉलिक्यूलर मासेस हमें पता है ऑलरेडी, और नंबर ऑफ मोल्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई दोनों के मोलर रेशियो क्या होंगे, तो अपन वेट रेशियो पे बता सकते हैं। हाँ एक बात और मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मासेस हीलियम और नाइट्रोजन के थे, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इफ्यूजन कम होता है, ये आपने यहां पर लिखा हुआ था, तो मैं ऐसे जरूर कर सकता हूं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय, ऐसे कर सकता हूं मैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम will be equal to weight of helium divided by molecular weight of helium, or I can write that molecular weight of helium will be equal to, इसको इधर ले जाते हैं, तो weight of helium divided by number of moles of helium, number of moles of helium, ये डैश, राइट। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 विल बी इक्वल टू वेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स N डैश ऑफ N2, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब मैं यहां पर इनको भी चेंज कर सकता हूं, कैसे, रेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, so W of helium divided by N2 dash, that is N dash of helium, multiply by नाइट्रोजन के लिए N dash of nitrogen divided by, that is weight of N2 into number of moles N dash of N2 divided by N dash of helium, ये बोल सकते हैं। मतलब मैंने वेट के फॉर्म में ही कैलकुलेट कर लिया सारा कुछ, मे बी पॉसिबल अपन को वेट रेशियो गिवन है गैसेस का और मॉलिक्यूलर मासेस गिवन ही नहीं है,
मतलब उन्होंने हीलियम और N2 के लिए अननोन गैसेस डाल दिया, एक गैस X है, एक गैस Y है, तो फिर अपन को ये पार्ट पता, फिर अपन ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ये वाला पार्ट हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब मुझे गैसेस के मॉलिक्यूलर मास पता हो। इस इक्वेशन में हमें मॉलिक्यूलर मास की जरूरत ही नहीं है, आप वेट रेशियो दे दो, मैं आपको मोलर रेशियो कैलकुलेट करके बता सकता हूं इनसाइड द वेसल कितना होगा। बस आप यहां वाला डाटा दे दो कि गैस X और गैस Y कितना वॉल्यूम या कितना मोल्स कितने टाइम में फ्यूज होता है, मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा व्हाट इज द मोलर रेशियो इनसाइड द वेसल, अगर वेट रेशियो गिवन है तो। यह तो अपन को पता है कि हीलियम का मास कितना है और N2 का मास कितना है। सो अगर गैस अननोन भी होते, मतलब आप इसको हटा के X और Y भी लिख लो और बता दो कि भाई क्या रेट है उनके, रेशियो रेट क्या है, आप चाहे उसको वॉल्यूम और टाइम के रिस्पेक्ट में दे दो या डायरेक्टली दे दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं मोलर रेशियो इनसाइड द वेसल इससे बता सकता हूं। मोलर रेशियो इनसाइड द वेसल अपन बता सकते है ना। तो वी आर एबल टू टेल कि मोलर रेशियो क्या होगा इनसाइड द वेसल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको बता सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द कंसेप्ट कि अगर अपन वेट रेशियो से भी कैलकुलेट करना चाहें तो बता सकते हैं। अब अगर अपन एग्जाम्पल देख लें, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अपने पास ना दो गैसेस है, एक X है एक Y है। The weight ratio, weight of X is equal to 2 gram and weight of Y will be equal to 8 grams. X, number of moles of X if uses 2 moles in 30 seconds, and ये X था, Y इसके 4 moles in 30 seconds. Calculate the molar ratio inside vessel. क्या कर सकते हैं अपन, मोलर रेशियो इनसाइड द वेसल। तो ठीक है भाई, मोलर रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये अपन को गिवन है n of x डिवाइडेड बाय t of x मल्टीप्लाई बाय t of y, n of y, अंडर रूट ऑफ अपन ने x अपन y किया तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ y डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ x इनटू n डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय n डैश ऑफ y। इसको वेट में कैलकुलेट कर देते, कन्वर्ट कर देते, किस में कन्वर्ट करते हैं, वेट में कन्वर्ट कर दो। तो अब वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। वेट में कैसे कन्वर्ट करें, तो अपन कहेंगे भाई देखो ये तो सेम है दोनों के लिए, तो nx 2/4 कर लेते हैं पहले, तो अपन अंडर रूट लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ y अपॉन x ना, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ y अपॉन x मतलब वेट ऑफ y अपॉन n डैश ऑफ x, है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ y अपन ने x अपॉन y किया तो y अपॉन x आया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x डिवाइडेड बाय वेट ऑफ x इनटू n डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय n डैश ऑफ y। अब अपन क्या करें, अपन को वेट ऑफ y ये 8/2 गिवन है, सो 2/4 विल बी इक्वल टू, पहले अपन इसको लिख लेते हैं, तो ये 8 अपन ये गिवन है, सो 8/2 इनटू अंडर रूट है n डैश x डिवाइडेड बाय n डैश y इनटू n डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय n डैश ऑफ y।
8/2 मतलब ये 4 हो गया, उसको तो अपन रूट ले लेंगे 4 तो 2 आ जाएगा अपने पास, बाकी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये 1/2 है, ये 1 है, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो अपने पास ऐसे आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा n' ऑफ x डिवाइडेड बाय n' ऑफ y टू द पावर ऑफ 3/2। ये लो भाई, मतलब मेरे पास आ गया ये n' ऑफ x अपॉन n' ऑफ y, ये तो 1/4 हो गया। सो n' ऑफ x अपॉन n' ऑफ y 3/2 इज इक्वल टू 1/4। ये लो भाई आपका मोलर रेशियो आ गया। कैलकुलेट द मोलर रेशियो इनसाइड द वेसल। उसका क्यूब रूट लेंगे 1/4 का, विल गेट दैट, दैट इज द मोलर रेशियो। तो कैलकुलेशन में अपन को ये समझ में आ गया कि भाई हाउ द कंसेप्ट कैन बी यूज्ड। और अगर मेरे पास एंडेस आ गया, वेट गिवन है, तो मॉलिक्यूलर वेट बता दूंगा एक्स का। भाई अगर आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स पूछोगे तो वो भी बता दूंगा। कैसे? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, तो अपन को पता है ना, वेट ऑफ एक्स आपने दे रखा है, डायरेक्टली लिख लेते हैं ना अपन ऐसे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स पता चल जाए तो मॉलिक्यूलर मास से कैलकुलेट कर लूंगा मैं वेट से डिवाइड करके, तो रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। बट वहां पर अपन को रेशियो मिलेगा, सो रेशियो अपन बता सकते हैं। रेशियो बताने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। सो दैट इज अबाउट द रेशियो ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनसाइड द वेसल, जो वेट से भी कोरिलेट किया जा सकता है, जो वेट से भी कोरिलेट कर सकते हैं, राइट? ठीक है, अब अपन एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब अपन एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के लिए वी कैन राइट दैट सपोज the O2 effuses through the hole and we can write that कुछ वॉल्यूम ले लेते हैं अपन ऐसे 20 ml of O2 effused through the hole in 5 seconds, whereas the mixture of gas है ना, whereas the mixture of gases, mixture of gas containing 20% of O2, mixture of gas containing 20% of O2 effuses in 10 seconds for same volume. Calculate the molecular weight of unknown gas in the mixture. मेरे ख्याल से अपन को क्वेश्चन समझ में आ गया, अपन को करना क्या। सो व्हाट आई विल डू, आपने मुझे जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपने मुझे ये पूछा है, पहले तो अपन ये चेक कर लें भाई ये क्वेश्चन है क्या। वो कह रहा है कि भाई मेरे पास एक वेसल है, उसमें O2 है, और ये O2 जो है वॉल्यूम इसका 20 ml इफ्यूज होता है कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास ये 5 सेकेंड्स में है, 5 सेकेंड्स में। अब मेरे पास एक दूसरा कंटेनर है, उस कंटेनर में सेम कंडीशन में एक O2 है और एक गैस X है, जिसमें 20% ये है तो 80% ये होगा। इसका वॉल्यूम 20 ml इफ्यूज होता है इन द टाइम ऑफ दैट इज 10 सेकेंड्स।
वो अपन से कह रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। हम कहेंगे ठीक है, हो जाएगा। आपने मुझे दिया V1 या सीधा O2 और इसका कोरिलेशन कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ O2 टाइम ऑफ O2 इनटू टाइम ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मैंने रेट से कैलकुलेट किया, रेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू रेट को वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ O2 लिया मैंने, and that will be equal to under root of molecular mass of the mixture divided by volume of mixture, that is molecular mass of O2. मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मुझे वॉल्यूम ऑफ O2 गिवन है कितना, 20 ml. So what I got is 20 by 5 for O2 multiplied by time of mixture is 10 and the volume is same. That will be equal to under root of molecular mass of the mixture divided by 32. So what I got is, ये तो कैंसिल हुआ, ये 2 आया, स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, so 4 into 32, 128 is the molecular mass of the mixture. So molecular weight of the mixture will be equal to 128 grams आया मेरे पास। इस मिक्सचर का molecular mass आ गया मेरे पास, that is the average mass of the mixture. अगर ये एवरेज मास ऑफ द मिक्सचर है तो मुझे पता है मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास हुआ ना, एवरेज और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर, ये तो अपन को पता है। आप क्या करते हो, A1 x1 प्लस A2 x2, x1 x2 क्या है, मोल फ्रैक्शंस। तो अपन कहेंगे ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास में 1 क्या हो गया हमारे लिए, O2, तो O2 का वेट, उसके मोल फ्रैक्शन, अननोन गैस का वेट, अननोन गैस x ले गया अपन ने, और उसका मोल फ्रैक्शन। एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना है, 128। इसमें अपन कहेंगे ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ऑफ O2 कितना होता है, 32, उसका कितना परसेंटेज है, फ्रैक्शन मतलब कितना परसेंटेज, 20/100 इज द फ्रैक्शन ऑफ दैट, प्लस इसका एटॉमिक मास वही तो कैलकुलेट करना है, और कितना परसेंटेज है, 80/100। ठीक है, ये 128 हो गया, दैट विल बी इक्वल टू, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करता है, 6.4, ये कितना आएगा, A into x into 0.8, ये आ गया भाई, ये अपना आंसर। द मास ऑफ द गैस x कितना होगा, सो 128 से 6.4 माइनस कर देते हैं, 121.6, और उसको डिवाइड बाय 0.8 कर लेते हैं, तो एटॉमिक मास आ गया। So what I got is 128. So atomic mass of X will be equal to, जो मिक्सचर जो गैस है जो 80% था उसका जो वेट होगा, that will be 128 minus 6.4 divided by 0.8, that is the mass of that gas. ये लो भाई आ गया मेरे पास mass of the gas. This is the mass of the gas. This is the mass of the gas we have. ये बता सकते हैं अपन mass of the gas का। ठीक है, so that is how we can write that, किस टाइप से अपन को क्वेश्चंस आएंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में, और कैसे अपन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन था आपका। कभी कभी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर डिपेंडेंस भी होता है, वैसे उतना डेप्थ में अपन से पूछते नहीं, शायद शीट में भी अपन को कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला वैसे, इफ इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो उसमें अपन केस 5 लिख सकते हैं। और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का जो मेन एप्लीकेशन होता है ना, वो होता है द सेपरेशन ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। जैसे आइसोटोप्स होते हैं, है ना, एनरिचमेंट ऑफ फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल, वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से करता है।
पहले करते थे, अब तो दूसरे मेथड्स भी आ गए, बट क्लासिकल मेथड वही था। इफ द डिफ्यूजन इज टेम्परेचर डिपेंडेंस, इज टेम्परेचर डिपेंडेंस, देन क्योंकि उतना ज्यादा अपन यूज नहीं करते हैं, रेट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई आर टी एम, ये लिखा है। मतलब जो अपन ने डायरेक्टली ऐसे लिख लिया था, मैंने इक्वल टू कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें, जो अपन ऐसे कर रहे थे ना अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, बाकी पार्ट अपन छोड़ दे रहे थे उसको कांस्टेंट अज्यूम करके, लेकिन एग्जैक्ट इक्वेशन ये बनता है रेट का, where P is the pressure of gas inside the vessel, मैं लिख लेता हूं P is pressure of gas inside the vessel, और मैं ऐसे भी कर सकता हूं रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, वो यहीं से लिखते हैं अपन। तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो अपन ने लिखा where P is pressure of gas inside vessel, delta A is area of orifice, that is the hole by which the gas is leaking, और डिपेंड करता है अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर होगा तो डेल्टा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और अगर रेक्टेंगुलर है तो एल इंटू बी, तो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू एल इंटू बी, पाई वी नो दैट पाई इज इक्वल टू कितना होता है वो लिखने की जरूरत नहीं, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, एम इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये पार्ट्स है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है। बट शायद ही कभी अपन से कोई क्वेश्चन ऐसे पूछें जिसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन, इतना सारा कैलकुलेशन हो सकता है, अपन को रेडियस दे दें उसका ओरिफिस का और बाद में अपन से कहें कैलकुलेट करो तो अपन करेंगे। बट हाँ अपन को ये पता चल गया कि रेट किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर इनसाइड द वेसल, एरिया ऑफ द ओरिफिस, मतलब होल का साइज क्या है या कैसे है उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, बिल्कुल इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर मास, यस वो तो बनने पड़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स पर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करेगा और डिफ्यूजन डिपेंड करेगा। So this is about the diffusion and effusion of the gas and the Gram's law of diffusion. अब आइडियल गैस के पार्ट में हमको जो बचा हुआ है वो सिर्फ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा हुआ है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अपन नेक्स्ट टाइम शुरू कर सकते हैं, वो बिल्कुल एक सेपरेट पार्ट होगा, मतलब वो भी आइडियल गैस फॉलो करेगा, बट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन तक अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो यू कैन सॉल्व हियर क्वेश्चन ए बी सी, ठीक है, और इसमें एप्लीकेशंस होते हैं बहुत सारे, मतलब ऐसे एप्लीकेशन दैट इज मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो जब भी अपन को गैसेस को मिक्स करना है ना, तो आप एक बात को ध्यान रखो हमेशा कि कभी कभी अपन क्या करते हैं, दो वेसल होता है और उन वेसल को अगर अपन मिक्स करेंगे, इसमें भी गैस है और इसमें भी गैस है, वो पहले क्लोज होता है, तो इसमें O2 गैस है, इसमें N2 गैस है, सपोज ऐसे अपन को गिवन है, इनिशियली वो क्लोज्ड है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर गिवन है, इसका भी वॉल्यूम सपोज 2 लीटर गिवन है, इसका वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर अपन को 300 केल्विन गिवन था इनिशियली, ये भी 300 केल्विन गिवन था। तो जब अपन इसको ओपन करेंगे ना, तो ये गैस इधर जाएगा और ये गैस इधर जाएगा, नो मैटर व्हाट आर द प्रेशर। सपोज अपन ने लिखा यहाँ 10 एटमॉस्फेयर था और यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर है, तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते सिर्फ O2 उधर जाएगा, अगर इसमें पहले से N2 नहीं था तो N2 भी इधर आएगा,
क्यों? क्योंकि N2 के लिए यहाँ वैक्यूम है और O2 के लिए उधर वैक्यूम है, मतलब N2 इधर आएगा और O2 उधर जाएगा। इस टाइप से इफ्यूजन और डिफ्यूजन होगा, राइट ना? N2 इधर आएगा और O2 उधर जाएगा गैसेस में। So like that you can assume the mixing of gases. अब थोड़ा सा सॉल्व करो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन तक, सेक्शन ए सेक्शन बी। और नेक्स्ट टाइम अपन थोड़ा सा और एप्लीकेशन, मुझे लगता है कि अपन को थोड़ा सा डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में, इस टाइप से वेसल का मिक्सिंग के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए, उसमें थोड़ा और अपन को कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएंगे। आज अपन यही रुक जाते हैं और नेक्स्ट टाइम अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो दैट इज ऑल। बट आप एक बात ध्यान रखना कि अपन, ठीक है, हाँ आर्डर आपको सबमिट करना होगा इसका पूरा। तो मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया अपने प्लानिंग के बारे में कि अपन कैसे पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ट्यूसडे को शुरू करेंगे, 1 to 3 PM we have a class, ठीक है? So that is all for today. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome everybody.